हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ बूस्टर अगेन। दिस इज पूर्णिमा शर्मा। लास्ट टाइम हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था टॉर्ट एंड इट्स ओरिजिन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि टॉर्ट क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, अलग अलग ज्यूरिस्ट ने किस तरह से इसे डिफाइन किया है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं डिफेंसेस के बारे में, जो टॉर्ट में अक्सर लिए जाते हैं डिफेंडेंट के द्वारा। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं इन डिफेंसेस को, क्विक रिवीजन लेते हैं एंड देन फिर आगे की बात करेंगे। डिफेंसेस की अगर बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक, दूसरा होता है जनरल। तो टॉर्ट में जब भी हम लोग डिफेंस के बारे में डिस्कस करते हैं तो जनरल डिफेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, एक्ट ऑफ गॉड, प्राइवेट डिफेंस, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, नेसेसिटी, मिस्टेक और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी प्लस एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, इनएविटेबल एक्सीडेंट, इन सभी में डिफेंसेस जो है वो लिए जा सकते हैं। तो क्विक रिकैप करते हैं, एक एक करके सभी डिफेंसेस को देखते हैं। पहला है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। बहुत पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, तो याद होना चाहिए। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया भी जनरल डिफेंस का पार्ट है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी पर्सन ने अपनी स्वेच्छा से, ठीक है, कंसेंट जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, और उसे किसी तरह का हार्म या लॉस या इंजरी होता है, तो वो डिफेंडेंट से कभी भी कॉम्पेंसेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। क्यों? सिंपल सी बात है, उसे पता था कि अगर हम इस तरह का एक्ट या ओमिशन में इन्वॉल्व होते तो मुझे भी इंजरी हो सकती है, और सबसे बड़ी बात, उसने अपना कंसेंट दिया हुआ था। ठीक है, आपको याद होगा केस जैसे कि हाल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब वाला केस था, है ना, पद्मावती वर्सेस दुर्गा नायका का केस था। तो इन सब में यही चीज तो हुआ था, पर्सन का कंसेंट शामिल था। इसीलिए जब आपका कंसेंट इसमें शामिल हो किसी भी एक्ट में या ओमिशन में, और आपको अगर हार्म या इंजरी हो रहा है, तो आप कॉम्पेंसेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते हो। डिफेंडेंट इसी बात का फायदा उठा सकता है। ठीक है, तो एसेंशियल्स हमारे लिए यहाँ पर वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के अंदर क्या हो गया? सबसे पहले तो कंसेंट होना चाहिए, ठीक है, और वो कंसेंट फ्री होना चाहिए। ये नहीं कि डिफेंडेंट बंदूक के नोक पे कंसेंट ले रहा हो, ये नहीं हो, कंसेंट फ्री होना चाहिए। दूसरा, मेयर नॉलेज इज नॉट इनफ। इट मीन्स जो रिस्क है उसको एज अ डिफेंस के रूप में यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। एक केस था इसमें भी, जैसे कि स्मिथ वर्सेस चार्ल्स बेकर का केस था, आप लोग पढ़ सकते हो उस केस के बारे में। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे रेस्क्यू केसेस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, नेग्लिजेंस। रेस्क्यू केसेस वैसे केसेस होते हैं जिसमें कि आपने गुड फेथ में किसी की जान बचाई है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कुएं में गिर गया और उसका जान जा रहा है डूबने की वजह से, तो आप अगर उसको बचाने के लिए कूद पड़ते हैं तो वो रेस्क्यू केस हो गया, है ना, आप उसको बचा रहे हो। ठीक है, नेग्लिजेंस, जनरली ये नेग्लिजेंस वाला जो पार्ट होता है ये मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह में सबसे ज़्यादा होता है, तो नेग्लिजेंस इसका लिमिटेशन है। ओके, इसमें भी केसेस हैं, जैसे कि हाइंस वर्सेस हार्वुड का केस है, ठीक है, वैगनर वर्सेस इंटरनेशनल रेलवेज का केस है, और बेकर वर्सेस टीई हॉपकिंस का केस आप यहाँ से डील कर सकते हो। ये सारे आपके रेस्क्यू केसेस में आते हैं। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया को अगर समराइज वे में देखा जाए तो जिस पर्सन ने कंसेंट दिया है किसी भी एक्ट या ओमिशन के लिए और उसे सर्टेन हार्म या लॉस होता है, ठीक है, ये जानते हुए भी कि इसमें रिस्क है, तो वो डिफेंडेंट से कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड में एक मैक्सिम आता है विस मेजर। इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि विस मेजर जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो 4 ऑप्शंस जो है वो क्वेश्चन के अंदर दे दिए जाते हैं और उसके बाद आपको सही आंसर तक पहुंचना होता है। तो एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है? जैसे कि आपने एक पिक्चर देखा होगा OMG, है ना, OMG, ओ माई गॉड, उसमें क्या होता है, अचानक से भूकंप आता है एंड देन जो उस पिक्चर के जो लीड कैरेक्टर है उनकी दुकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो एक्ट ऑफ गॉड क्या है? इसमें वो सारे नेचुरल कॉजेज होते हैं जिसमें कि ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं होता, मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें कि मानव के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया हो। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस, और ये नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल फोर्स का यहाँ पर अप्लाई होना चाहिए विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, तो उसको हम लोग एक्ट ऑफ गॉड के कैटेगरी में रखते हैं।
इसमें पोलॉक ने डिफाइन किया है दैट एक्ट ऑफ गॉड इज एन ऑपरेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेस सो अनएक्सपेक्टेड टू एंटिसिपेटेड। कुछ ऐसा मतलब कि बड़ा नुकसान हो गया हो, क्षतिग्रस्त हो गए हो, ठीक है, जिसमें कि भरपाई कर पाना मुश्किल है क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है, ठीक है, किसी ह्यूमन के थ्रू आपको कोई इंजरी नहीं हुई है, ठीक है, नेचुरल फोर्सेस का यूज करके यहाँ पर इंजरी जो है अगर हुआ है तो फिर वो एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी में आता है। तो ये भी एक डिफेंस का ही पार्ट है जो डिफेंडेंट डिफेंस के रूप में यूज कर सकता है। नेक्स्ट है इनएविटेबल एक्सीडेंट। इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड इंजरी विच कैन नॉट बी फोरसीन और अवॉइडेड। मान लीजिए सामने से अचानक से कोई गाड़ी आई और धक्का मार के चली गई, तो ये क्या है, ऐसा तो नहीं है ना कि हमको पता थोड़ी है कि ऐसा हो ही जाएगा, ठीक है, इनएविटेबल एक्सीडेंट था, सडनली मतलब आके ऐसा कोई घटना जो है आपके साथ घटित हो गया, तो ये क्या है, इनएविटेबल एक्सीडेंट है, ठीक है, उसी की कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। तो डिफेंडेंट इसका भी यहाँ पर डिफेंस ले सकता है कि मुझे पता नहीं था कि प्लेंटिव की गाड़ी सामने से आ रही है और मेरी गाड़ी अचानक से जाकर उससे ठुक गई, मेरा ब्रेक जो है वो कंट्रोल जो है वो चला गया। तो इस तरह से क्या है कि डिफेंस लिया जा सकता है। इसमें भी बहुत सारे केसेस हैं, लाइक स्टैनली वर्सेस पॉवेल का केस हो गया, ब्राउन वर्सेस कैंडल का केस है, ठीक है, होम्स वर्सेस मार्थर का केस, फिर नाइट्रोग्लाइसरीन का केस, देन फिर श्रीधर तिवारी वर्सेस यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट का केस। ये जितने भी केसेस है सारे नोट्स में लिखे हुए हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो आपको याद होना चाहिए। जनरली क्या होता है ना, क्वेश्चंस जो बनाए जाते हैं, एक तरफ आपको केस लॉज दे दिया जाएगा और दूसरे तरफ वो केस लॉ से रिलेटेड टॉपिक का नाम लिख दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर केस लॉ किस टॉपिक से रिलेटेड है, या फिर हो सकता है कि ईयर से रिलेटेड आपसे पूछ ले कि कौन से साल में ये केस जो है वो आया था, तो आपको ईयर भी याद होना चाहिए। कोशिश करिए 2-4 बार पढ़ने की कोशिश करिए तो आपको भी याद हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड एंड इनएविटेबल एक्सीडेंट। उसके बाद आता है प्राइवेट डिफेंस। बीएनएस में आप लोग पढ़े होंगे प्राइवेट डिफेंस के बारे में, ठीक है, बॉडी का अगर आप डिफेंस लेते हो या प्रॉपर्टी का डिफेंस लेते हो तो वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर आपने रीजनेबल फोर्स को अप्लाई किया है अपने आप को बचाने के लिए, तो फिर यहाँ पर आपको कोई भी लायबल नहीं ठहरा सकता कि आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, यानी कि डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। ये भी एक अच्छा मतलब कि अच्छा डिफेंस है जो कि लिया जा सकता है टॉर्ट के अंदर। तो प्राइवेट डिफेंस में क्या है कि रीजनेबल फोर्स का यूज होना जरूरी है। आपने फोर्स तब अप्लाई किया जब आपको खुद को बचाना था, खुद की सुरक्षा करना था, ठीक है, तब आपने उस फोर्स को अप्लाई किया है। तो इस केस में क्या होता है कि डिफेंडेंट जो है वो लायबल नहीं होता है कॉम्पेंसेशन देने के लिए। इसमें भी केसेस हैं, जैसे मैकनिल वर्सेस हिल का केस है 1929 में आया था, बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक का केस है, ठीक है, 1823 में ये केस डिसाइड हुआ था। तो प्राइवेट डिफेंस भी एक अच्छा डिफेंस माना जा सकता है। इसके बाद है नेसेसिटी। नेसेसिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा बीएनएस में, है ना, तो इसको भी टॉर्ट के अंदर एक डिफेंस के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। तो बेसिक डिफेंस ऑफ नेसेसिटी ये कहता है कि इफ द एक्ट कॉजिंग हार्म, ओके, इज डन टू प्रिवेंट अ लार्जर हार्म, देन इट इज नॉट एक्शनेबल। अगर कोई ऐसा हार्म पहुंचाया गया है, ऐसा हार्म किया गया है जो कि बड़े नुकसान से आपको बचाया गया हो, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसी घटना हुई हो जिसमें कि बड़ा नुकसान उठाने से अच्छा है कि छोटा नुकसान उठाया जाए, ठीक है, ऐसा कुछ किया गया हो ज़रूरत के अकॉर्डिंग, तब आप इसमें कॉम्पेंसेशन की डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आप ही की जान बचाई गई है। जो प्लेंटिफ है, ठीक है, वो यहाँ पर डिमांड नहीं करेगा कि मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए, ओके। कोई बड़े नुकसान को उठाने से अच्छा है कि अगर छोटा नुकसान सहकर आपकी जान को बचाया जा सकता है तो वो गुड फेथ में ही आएगा। इसके लिए कॉम्पेंसेशन का डिमांड प्लेंटिफ के द्वारा डिफेंडेंट से नहीं किया जा सकता, ओके। मान लीजिए कोई जैसे अर्जेंट केसेस आ गए जिसमें कि एमिनेंट
डेंजर की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है। तो किसी बड़े नुकसान को झेलने से अच्छा है कि हम छोटा नुकसान उठाएं, है ना। कम से कम किसी पर्सन की जान तो बच जाएगी। अगर इस इंटेंशन से आप कुछ ऐसा करते हैं तो वो नेसेसिटी की कैटेगरी में आएगा। डिपेंडेंट इसका फ़ायदा उठा सकता है अपने लिए, कॉम्पेंसेशन देने के लिए वो लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट है मिस्टेक। अगर मिस्टेक भी गुड फेथ में हुआ हो, ठीक है, कोई आपका बैड इंटेंशन नहीं हो मिस्टेक को लेकर, या फिर गलती से हो गया है, अनजाने से होता है ना कि कभी कभी कि हमको नहीं पता था, गलती से हो गया है, तो ये मिस्टेक भी डिफेंस की ही कैटेगरी में आएगा। डिपेंडेंट इसका भी अपने लिए एडवांटेज के रूप में यूज़ कर सकता है। जनरल रूल तो यही कहता है कि अगर मिस्टेक आपसे चाहे फैक्ट के रिस्पेक्ट में हो या लॉ के रिस्पेक्ट में हो तो ये टॉर्ट के अंदर, ये डिफेंस में नहीं आएगा। लेकिन क्या हो कि अगर आपने गुड फेथ में अगर किया है मिस्टेक, ठीक है, या फिर आपका कोई बैड इंटेंशन नहीं था, तो फिर ये डिफेंस क्लेम किया जा सकता है डिफेंडेंट के द्वारा। इसमें भी डिफेंडेंट कॉम्पेंसेशन देने से बच सकता है। नेक्स्ट है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। इसमें भी एक मैक्सिम आता है, डी मेनिस नॉन क्यूरेट लेक्स। इसका मतलब होता है कि छोटी बातों पर ध्यान न देना। कोई ऐसी छोटी बातें हो गई, ठीक है, उतना कोई सीरियस मैटर नहीं है जिसको इग्नोर किया जा सकता है, ओके, जिसको थोड़ा सा इग्नोर आप कर सकते हो, तो फिर ये भी एक डिफेंस की ही पार्ट में आता है, डिफेंस में ही ये भी आता है। डिफेंडेंट इसमें भी क्लेम कर सकते हैं। इसका सीधे सीधे सा मतलब होता है, इट मीन्स दैट लॉ डज नॉट टेक केयर ऑफ ट्रिफल्स एक्ट, ठीक है। हल्का फुल्का आपको नुकसान हुआ है तो उसके लिए आप जाके केस नहीं कर सकते हो, है ना। छोटी मोटी चोट लग गई है तो आप उसके लिए केस नहीं कर सकते। तो ये डिफेंस की कैटेगरी में लिया जा सकता है। इसके लिए डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया जा सकता कि नहीं तुम्हें कॉम्पेंसेशन देना ही होगा। सो नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कहने का मतलब ये है कि इसमें होता यह है कि कोई भी आप एक्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी एक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो लॉ के अकॉर्डिंग है, जो अथॉरिटी ने लॉ फ्रेम कर दिया है उसके अकॉर्डिंग आपने एक्ट किया है, तो फिर यहाँ पर कॉम्पेंसेशन आपसे नहीं लिया जा सकता, क्लेम नहीं किया जा सकता। जो भी इंजर्ड पार्टी है, ठीक है, वो कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि डिफेंडेंट यहाँ पर मजबूत हो जाता है, क्योंकि ये कंप्लीट डिफेंस है। अब लॉ तो हम या आप फ्रेम नहीं करते हैं, ये हायर अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो फ्रेम करती है और सबको मानना होता है। तो उस लॉ के अकॉर्डिंग आप जाकर कोई एक्ट करते हैं तो फिर ये कंप्लीट डिफेंस होगा। डिफेंडेंट यहाँ पर कॉम्पेंसेशन देने के लिए लायबल नहीं होगा, ओके। सो ये सब था। अब आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा किस तरह से जनरल डिफेंसेस को यूज़ करके डिफेंडेंट कॉम्पेंसेशन देने से बच सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज़ एंड द अपडेट्स। ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करवा दिया है। तो आप इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखें। जहाँ कोई डाउट अराइज होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। और जो भी इस वीडियो में आपको बताया गया है, ठीक है, नोट्स के फॉर्म में आपको ग्रुप पर ही अवेलेबल होगा। तो ग्रुप को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं देन फिर आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो ये वीडियो अपलोड होने के बाद आपको थोड़ी देर के अंदर ये नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।